हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड वेलकम टू कंपनी सेक्रेटरी बाय कॉमर्स एज। हम लोगों ने आर्टिकल 14 टू 18 तक पढ़ लिया था, साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम पढ़ेंगे आज नेक्स्ट आर्टिकल 19 ऑनवर्ड्स की कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें इसके बाद पढ़ने। सो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम जिसे हम बोलते हैं, इसे बहुत इंटरेस्टिंग सा राइट है। सबसे पहला राइट जो आर्टिकल 19 है, दैट इज वे इंटरेस्टिंग। ये वो राइट है जो तुम्हें बताता है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन कुछ भी बोलने का मतलब कुछ भी बोलना नहीं होता। ये राइट हमें इतना रिस्ट्रिक्शन देता है। मतलब ये राइट बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तुम कहीं पे भी घूम सकती हो, ऑल द फ्रीडम। इस राइट को जनरली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब राइट्स हैं, जो सब सेक्शंस कहलाते हैं आर्टिकल्स के, वो भी इसके अंदर हैं। हम उसको पढ़ेंगे। पहले बात समझ लो इस राइट का फंडा क्या होता है, इस राइट का मतलब क्या होता है। राइट बताता है कि तुम्हें पत्थर फेंकने की, यू कैन थ्रो स्टोन एनीवेयर, बट वो किसी के सर पे नहीं गिरना है, नॉट फॉल इन अ पर्सन। वो किसी के सर पे गिरा, किसी के ऊपर गिरा, किसी गाड़ी में गिरा, तो वो रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आई हैव राइट, मेरा पत्थर मेरा हाथ में, उसको उछाल रहा हूँ, ठीक है उछालो भाई, राइट मिला हुआ है तुम्हें। इस देश में रहते हो, राइट है। पर मेरे सर पे गिरा तो वो राइट नहीं रह जाएगा, वो फिर अपराध हो जाएगा, दैट इज ऑफेंस। तो यही राइट इसी रिस्ट्रिक्शन के साथ बात करता है कि बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, स्पीच का अधिकार है, स्पीच का राइट है, राइट है। बट इट शुड नॉट बी एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो जब भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी देश में, सबसे पहला राइट जो सस्पेंड होगा दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले हट जाता है। इसकी खासियत है, इस राइट के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस छुपा हुआ है, ये बात याद रखना। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द हिडन पार्ट, इनहेरेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 19। ये बात दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा के रखना। देन आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कौन कौन से राइट, साइंस में से एक राइट ओमिट हुआ है, ठीक है, एफ नंबर का राइट। सो फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो पहला राइट है, जिसके नाम से पूरा राइट जाना जाता है। कुछ भी बोलने का और कुछ भी एक्सप्रेस करने का राइट है, बट कुछ भी नहीं। देन फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम कहीं पे भी पीसफुल असेंबली कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। हम इकट्ठा हो सकते हैं, हम रैली निकाल सकते हैं, पर अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ। देन वी कैन फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, हम अपने खुद के एसोसिएशन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ दिस नेशन, हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं देश की किसी भी टेरिटरी में, अगेन विथ सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। देन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, हम कहीं पे भी रह सकते हैं, हम देश के किसी भी पार्ट पे सेटल हो सकते हैं। मुझे भी जाके देश के सदर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, जहां सेटल होना है मैं हो सकता हूँ। नो स्टेट गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट एट एनी लेवल स्टॉप मी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। फिर एफ इज ओमिटेड, एफ को हटा दिया गया, दैट इज प्रॉपर्टी। अगेन प्रॉपर्टी वाला इश्यू था, तो प्रॉपर्टी वाले राइट्स को हमने हटा दिया है। टू परचेस प्रॉपर्टी एनीवेयर इन दिस नेशन, इन दिस एंटायर टेरिटरी में बोला गया था, वो हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी वैसे भी अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। देन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, मैं कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन अपनी चॉइस का कर सकता हूं। नो वन इज देयर टू स्टॉप मी। मुझे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी सरकार से, अनलेस एंड अंटिल इट इज अ परमिसिबल बिजनेस। मतलब मैं हैजार्डस केमिकल फैक्ट्री शहर के बीच में नहीं खोल सकता। मुझे अगर एक्सप्लोजिव्स की फैक्ट्री खोलनी है तो आई शुड नॉट ओपन इट एनीवेयर इन द नेशन, एनीवेयर इन द टेरिटरी। मुझे इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कहाँ खोलना सही है, कहाँ खोलना गलत है। सो वो रिस्ट्रिक्शन के साथ चीजें हैं। तो दीज आर द राइट्स अंडर आर्टिकल 19। इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस इनहेरेंट है, छुपा हुआ है। द नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 20, इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसको समझते हैं जल्दी से कि प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस क्या होता है। जब कोई तुम्हें अरेस्ट करता है, किस बेसिस पे वो तुम्हें अरेस्ट करेगा, ये बेसिस प्रोविजन ऑफ प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस लिखा हुआ है। मतलब इसमें सबसे पहले आता है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है? एक ऐसा क्राइम जो तुमने करा हो, जब वो क्राइम की डेफिनेशन में नहीं था, तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। इन शॉर्ट, आई कमिटेड अ क्राइम बट दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर, ये क्राइम है। इसको कहीं डिफाइन नहीं करा गया था, ये लॉ नहीं था, ये एक्ट नहीं था कि ये क्राइम है, या क्राइम या कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस हो सकता है।
ये अगर कोई ऐसी चीज है जो उस टाइम पे ऑफेंस नहीं थी और मुझसे वो हो गई है, तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिल सकती ऑन द बेसिस ऑफ करंट एक्ट। वो एक्ट आज बना है, मुझसे क्राइम आज से 10 दिन पहले हुआ है, सो इट शुड नॉट बी दी ऑफेंस, उसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। देन ये हुई पहली चीज। सेकंड इज डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी एक ही क्राइम के लिए है, एक ही किसी ऑफेंस के लिए मुझे दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। सिंपल, तुम लोगों ने मूवी में देखा होगा बहुत बार। सो एक ही ऑफेंस, एक ही चीज के लिए मुझे दो बार पनिशमेंट कभी नहीं मिल सकती। ये होता है कई बार कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, मुझे सेम क्राइम के लिए दो बार मुझे पनिशमेंट मिल गया क्योंकि मेरा केस दो बार ओपन हो गया था। नहीं, दिस शुड नॉट बी डन। मुझे पता होना चाहिए या सिस्टम को पता होना चाहिए इस क्राइम के लिए पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है। एंड थर्ड वन इज, हम बात करें आर्टिकल नंबर 20 की, थर्ड वन इज ऑफेंसेस के लिए कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। थर्ड वन इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब मुझे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कोई नहीं बोल सकता। नो वन कैन फोर्स मी टू बिकम विटनेस फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने ही लिए विटनेस अगर बनना है, तो नो वन कैन फोर्स मी फॉर दिस। तो ये तीन चीजें, एक्सपोस्ट फैक्टो, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये आता है आर्टिकल नंबर 20 के अंदर। आर्टिकल नंबर 20 क्या बताता है कि तीन चीजें, तीन रिस्ट्रिक्शंस हमें, प्रोटेक्शन हमें दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब आर्टिकल नंबर 21 सबसे बहुत एक इंपॉर्टेंट सा राइट है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 21A छुपा हुआ है या बाद में डाला गया था। दैट इज 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना। हम जब अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तब और क्लियर करेंगे। 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ईयर था 2002, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी और हमारे प्रेसिडेंट थे हमारे बहुत फेमस, जिसे हम पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं, अब्दुल कलाम आजाद साहब। ठीक है, सो अब्दुल कलाम साहब हमारे प्रेसिडेंट थे। अब्दुल कलाम साहब एजुकेशन से बहुत क्लोज माने जाते हैं, बच्चों से एजुकेशन से बहुत उनका सरोकार था। तो हम याद रख सकते हैं इस चीज को कि 86th अमेंडमेंट 2002 और अब्दुल कलाम साहब से हम उसको याद रख सकते हैं उस टाइम पे प्रेसिडेंट। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है, सो 21A उस टाइम पे राइट टू एजुकेशन इनकॉर्पोरेट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 के साथ। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? 21 पार्ट है, जब हम कैपिटल में लिखते हैं तो वो पार्ट बन जाता है। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 21 से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी तुम्हें जीवन जीने के अधिकार से रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू फॉर लिविंग। इसके अंदर एक चीज और आती है, यहां पे लिविंग का मतलब विथ लिविंग विथ ग्रांट होता है, लिविंग विथ ग्रेटिट्यूड होता है, लिविंग विथ अ प्रॉपर एटीट्यूड होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम डिग्निटी के बिना जिंदा हो, इट हैज टू बी डिग्निटी। तो लिविंग विद डिग्निटी इसके अंदर इसलिए मैंने इनकॉर्पोरेट करा है कि रिसेंटली लिविंग के साथ साथ एक और चीज वर्क करती है, दैट इज शुड आई डाई। अगर मेरी मेरी प्रॉपर मुझे अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट केयर नहीं मिल रहा है मेरी किसी इलाज के लिए, किसी बीमारी के लिए, और मेरी इच्छा है कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए और मेरी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में या लीगल लैंग्वेज में यूथेनेशिया कहा जाता है। तो यूथेनेशिया इज जब मुझे खुद की इच्छा से, इच्छा मृत्यु जिसे बोलते हैं, तो यूथेनेशिया इज आई शुड टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि मैं अपने आप को किल कर लूं। बट दिस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ इंडिया, क्योंकि राइट आर्टिकल नंबर 21 ये कभी अलाउ नहीं करता है। पर इसके अंदर एक चीज है, लिविंग विद डिग्निटी इसके अंदर पार्ट आया है। तो किसी को भी जीवन देने का अधिकार तो, लेकिन डिग्निटी के साथ। इसीलिए ओल्ड एज पेंशन का कॉन्सेप्ट आया कि अगर किसी के पास जिंदा रहने के लिए, बेसिक लिविंग के लिए पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आर्टिकल 21, क्योंकि उसका एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो डिग्निटी के साथ जिंदा रहने के लिए उनको ओल्ड एज पेंशन दे दे। किसी के पास अगर बीमारी के लिए पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को उतना खर्चा उसका उठाना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस चीज का प्रोविजन करके रखता है। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जहां पे डिग्निटी, सो जिंदा रहना विद डिग्निटी, ये इसके अंदर का इनहेरेंट पार्ट है। यूथेनेशिया से रिलेटेड आर्टिकल इसीलिए इंपॉर्टेंट। इंडिया में आज भी यूथेनेशिया नहीं है, एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया है इंडिया में। आर्टिकल नंबर 21 का ही बेस यूज करके माना गया था कि इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया हो सकता है। मतलब अगर कोई
लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे जिंदा है तो हम उसको डिग्निटी के साथ जिंदा रहना नहीं मानते। सो गवर्नमेंट एक चीज अलाउ करती है, दैट टू अंडर द सुपरविजन ऑफ मल्टीपल पीपल, अ डॉक्टर, लॉयर, इन सब के सुपरविजन के साथ ही ये चीज होती है। पुलिस, इन सब के सुपरविजन के साथ विद गवर्नमेंट परमिशन कि आप उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को रिमूव कर दो। अब वो हम उसको डेथ नहीं दे रहे हैं, हम उसको जिंदा रहने की परमिशन दे रहे हैं विद डिग्निटी। दैट इज नॉट डेथ। तो यूथेनेशिया ये इस तरीके से नहीं वर्क करता इंडिया में। दिस इज पैसिव यूथेनेशिया, नॉट एक्टिव यूथेनेशिया। सो आर्टिकल नंबर 21 ये बताते हैं। आर्टिकल 21 इज राइट टू एजुकेशन। अब 6 to 14 ईयर्स तक का कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। प्लस ये रिस्ट्रिक्शन पर्सनल भी होना चाहिए था, लेकिन इसको फिर अलग से डाल दिया गया है ड्यूटीज में, तो हम इसको फिर ड्यूटीज में पढ़ लेंगे। नहीं तो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट के साथ साथ पर्सन पे भी होता है, ह्यूमंस पे भी होता है, पेरेंट्स पे भी होता, सोसाइटी पे भी होता, कि आप बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन अभी इसको 3 जगह डाला गया राइट टू एजुकेशन को। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन इज directives for the state, and right to education is a fundamental duty of persons in India। इसीलिए इसको हम अलग से नहीं देखते हैं कि अलग से कोई चीज होगी। खैर, हम आते हैं आर्टिकल नंबर 22 पे। आर्टिकल नंबर 22 क्या बताता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। बहुत सी हिंदी मूवीज में तुम लोगों ने ये सुना होगा, तुम्हें पता होगा कि कोई तुम्हें बिना वारंट के, बिना परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं कर सकता। मतलब तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने विदाउट परमिशन वारंट होना चाहिए। तुम्हारे अरेस्ट के बाद 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द ट्रेवल टाइम, 24 आवर्स को हटाया जाता है। कुछ एरियाज में, रिमोट एरियाज में, वो ट्रेवल टाइम 48 आवर्स तक, या फिर जितना भी ट्रेवल टाइम लगता है उतना हटा के 24 आवर्स से ज्यादा कोई तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। तुम्हें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। मुझे अपनी पसंद का लॉयर मिलने का पूरा राइट है। इफ आई गेट अरेस्टेड, आई शुड हैव कॉल माय लॉयर, या मुझे अपने लॉयर को चॉइस करने का मेरे पास एक राइट होता है हमेशा से। तुम लोगों ने सुना होगा कई बार। यही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। के अंदर एक और चीज आती है, जितना मुझे बोला गया है, जितना मेरे लिए डिटेंशन लिमिट डिसाइड करी गई, उससे ज्यादा मुझे कोई डिटेन नहीं कर सकता। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके अंदर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है कि विदाउट परमिशन ऑफ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट 24 आवर्स एंड एक्सटेंशन ऑफ बाय डिटेंशन, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक केस में, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, जब गवर्नमेंट को, जब पुलिस सिस्टम को, जब लॉ को ये लगता है कि दिस पर्सन कैन बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी और फॉर हिमसेल्फ, दोनों के लिए, अगर खुद के लिए, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है, सो विदाउट परमिशन, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन उसको अरेस्ट करने के राइट्स है। दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। पर ये राइट्स को डिफाइन करा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में। सो इस लॉ को डिफाइन करा गया है, ये रैंडम लॉज नहीं होते। तो ये आर्टिकल से आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22। 19 इज इंपॉर्टेंट, 20 एंड 22 इज ऑलमोस्ट द सेम। एक कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए है, दूसरा अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस में कहां प्रोटेक्शन मिला जाएगा उस चीज के लिए है। एंड आर्टिकल नंबर 21 इज राइट टू लाइफ। इतनी फ्रीडम्स, 4 फ्रीडम्स ग्रांटेड। इसके बाद आती है नेक्स्ट इज सर्टेन डिफरेंट राइट्स। यहां पे आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24 तक। अब ये दो राइट्स क्या है? ये दो राइट्स है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, एंड 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन हैजार्डस केमिकल फैक्ट्रीज। मैं हैजार्डस केमिकल फैक्ट्रीज के यूज कर रहा हूं क्योंकि पहले 2012 तक ये हैजार्डस केमिकल फैक्ट्रीज ही हुआ करता था। रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया। फर्स्ट आर्टिकल नंबर 23 विच इज ग्रांटेड अगेंस्ट पर्सन एज वेल। एक ऐसा आर्टिकल, इसको नोट डाउन जरूर करना, कि ये स्टेट के साथ साथ, गवर्नमेंट के साथ साथ, ये पर्सन के लिए भी एनफोर्सेबल होता है, ये ह्यूमंस के लिए भी। सो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं कर सकता। सो फोर्स लेबर इज, जिसे हम बंधुआ मजदूर कहते थे पहले, कि मैंने किसी को कर्जा दिया है और वो मुझे कर्जा वापस नहीं कर पा रहा, और मेरे खेतों में काम कर रहा है। सो दिस इज फोर्स्ड लेबर, दिस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ आर्टिकल 23। पहले तो मैं किसी को कर्जा दे ही नहीं सकता, वो हमारा काम ही नहीं, दैट इज नॉट द रिस्ट्रिक्ट, वो रिस्ट्रिक्शन के केस में आता है। अगर बैंक भी ये काम कर ले, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करे, तो भी वो फोर्स लेबर नहीं करवा सकता। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि तुमने अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया है और तुमने उसका बिल पे नहीं करा है,
तो तुमसे बर्तन साफ नहीं करवा सकता है। तुमने किसी मूवीज में ये चीज सुनी होगी। फोर्स लेबर इज नॉट अलाउड इन इंडिया इन एनी केस। इन एनी केस, कोई भी केस हो, फोर्स लेबर इज नॉट अलाउड। तुम्हारी ड्यूटी है टू पे द बिल, उसका राइट है टू वो बिल मांगे, पर फोर्स लेबर नहीं हो सकता। कुछ और तरीके से बिल मांगे, कुछ और तरीके से हम बिल वसूल लें, लेकिन लेबर फोर्स नहीं होगा और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए वो तरीका। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 सेज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। पहले ये चीज हिजार्डस केमिकल फैक्ट्रीज में थी, दैट टू 6 to 14 ईयर्स, क्योंकि कंपलसरी एजुकेशन है 14 ईयर्स तक के लिए बच्चों को हम केमिकल फैक्ट्रीज, हजार्डस फैक्ट्रीज में नहीं भेज सकते थे। उसके बाद भी अगर भेजना है तो देयर हैज टू बी सर्टेन इश्यूज कि वो बच्चा अकेला है या उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ही भेजा जा सकता था। अब केमिकल फैक्ट्रीज को हटा के किसी भी जगह में, घर हो, होम होम होममेड चीजें हो, हम यहाँ पे भी नहीं कर सकते, किसी नॉन हेजार्डस फैक्ट्रीज में नहीं कर सकते, हम हाउस कीपिंग में नहीं रख सकते, हम होटल्स में नहीं रख सकते, किसी भी जगह में चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 वो काम नहीं कर सकते। इसके लिए एम्प्लॉयर के लिए सर्टेन पनिशमेंट्स हैं। हालांकि अभी भी गार्डियंस के लिए परमिशन नहीं दी गई है, गार्डियंस इसकी पेरिफेरी में नहीं आते, बट ये गार्डियंस की भी ड्यूटी है कि दे शुड प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स। सो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2012 में चेंज हो चुका है डेफिनेशन। इट इज नॉट हैजार्डस केमिकल फैक्ट्रीज, नाउ इट इज ऑल टाइप ऑफ वर्क प्लेसेस जहां पे काम करे। एक और रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर डाला गया है कि अगर रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा, ये एक लिबर्टी है कि अगर किसी को 14 प्लस एज पे किसी को काम करना भी हुआ तो उसको आफ्टर स्कूल आवर्स और आफ्टर एजुकेशन आवर्स, इफ ही और शी इज कंडक्टिंग एजुकेशन, गेटिंग एजुकेशन, उसके बाद ही और शी कैन वर्क। ये एक लिबर्टी इसके अंदर दी गई है, क्योंकि आर्टिकल 21 भी तो है। अगर किसी को स्कूल वो जाता है बट उसके पास खाने के ही पैसे नहीं है, दो स्कूल से ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट को ये भी फैसिलिटी अवेलेबल करवानी चाहिए क्योंकि राइट टू लाइफ भी आता है, तो भी इस केस में अगर उसको काम करना ही है किसी नॉन हेजार्डस फैक्ट्रीज में, सो इट इज अलाउड, बट आफ्टर स्कूल आवर्स, मतलब उसको स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी तभी अलाउड है। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आर्टिकल 23 और 24 वर्क करता है। सो दैट्स इट for this particular session, article 19, 20, 21, 22, 23 and 24, हमने दो डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए एक्सप्लॉयटेशन तक के। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स और बाकी पोर्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन ये सारे फंडामेंटल राइट्स एक बार पढ़ लो, डाउट्स हो तो डाउट्स हम लोग पूछ लो इन वेरियस चैनल्स, डाउट्स हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पे तुम लोग आके पूछ सकते हो। ठीक है, टिल देन रीड केयरफुली, सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ो। थैंक यू।